तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सहसंयोजक बंधन क्या होता है और कैसे बनता है, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और आज जो है हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या देखना है तो सहसंयोजक बंधन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और उसमें जो है यानी कि साझेदारी कैसी होती है और साझेदारी होने के बाद यानी कि कैसे जो है सो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। क्या था तो सहसंयोजक बंधन के प्रकार। सहसंयोजक बंधन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सहसंयोजक बंधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है तो देखते हैं। एक होता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और दूसरा होता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। अध्रुवीय को नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और उसको क्या कहते हैं तो उसको जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम क्या देखें अभी तो सहसंयोजक बंधन के प्रकार कितने प्रकार का तो दो प्रकार का, एक अध्रुवीय और दूसरा ध्रुवीय, जिसको नॉन पोलर और क्या कहते हैं पोलर। अब जो है ध्रुवीय और अध्रुवीय का मतलब क्या होता है पहले उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जो है सो आगे हम समझेंगे। तो अध्रुवीय, अध्रुवीय इसका अर्थ क्या होगा तो इसका अर्थ होगा बिना आवेश वाला। सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे। अध्रुवीय मतलब बिना आवेश वाला और ध्रुवीय का मतलब क्या होगा तो ध्रुवीय का मतलब होगा आवेश वाला या आवेश युक्त। नहीं तो अध्रुवीय मतलब जिसमें आवेश का निर्माण नहीं होता हो और ध्रुवीय जिसमें आवेश का निर्माण होता हो। ठीक है, मतलब पोलर का मतलब हो गया चार्ज्ड नहीं, और नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया तो नॉन पोलर का मतलब हो गया चार्ज लेस नहीं। तो अध्रुवीय और ध्रुवीय मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि बिना आवेश वाला, यानी कि जहाँ पर आवेश का निर्माण नहीं होता। और आवेश तो दो ही होते हैं, आप लोग जानते होंगे। आवेश कितने होते प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के, एक होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है तो निगेटिव चार्ज नहीं, यानी कि एक प्लस और दूसरा क्या होता है माइनस। तो आवेश दो ही होते हैं। तो अध्रुवीय मतलब जहाँ पर आवेश नहीं हो और ध्रुवीय मतलब जहाँ पर क्या हो आवेश हो। पोलर मतलब चार्ज, नॉन पोलर मतलब चार्जलेस। तो अब हम लोग को समझना है अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन के बारे में। तो सहसंयोजक बंधन तो पिछले क्लास में हम लोग अच्छे से समझ गए हैं कि ये बनता कैसे है तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। अब क्या जानना है हम लोगों को तो अब जानना है कि अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कैसे इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कैसे इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। क्योंकि दोनों में होगा क्या तो दोनों है सहसंयोजक बंधन ही, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी ही होगा। लेकिन दोनों में कैसे साझेदारी होता है जिसके कारण एक अध्रुवीय हो जाता है और एक क्या हो जाता है तो ध्रुवीय नहीं, एक अध्रुवीय और एक ध्रुवीय हो जाता है। यानी कि एक जगह जब सहसंयोजक बंधन बनता है तो वहाँ पर आवेश का निर्माण नहीं होता है और दूसरी जगह जब सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है तो वहाँ पर आवेश का निर्माण होता है। तो इसको समझने के लिए हमको एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो किसका कॉन्सेप्ट है तो वो है विद्युत ऋणात्मकता का। किसका तो विद्युत ऋणात्मकता का कॉन्सेप्ट, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये जान लेते हैं। इसमें चार को हमको मेनली याद रखना है
कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो होता है, एक नंबर पर आता है फ्लोरीन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों आता है, क्योंकि दोनों की समान होती है। और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, चौथे नंबर पर ब्रोमीन, उसके बाद पाँचवें नंबर पर आप लीजिएगा तो आयोडीन। तो मेनली हम लोगों को यही 4-5 ही याद रखना है, बाकी जो भी शेष तत्व बचते हैं नहीं, उसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है इन सभी से क्या होगी, तो कम होगी नहीं। और विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है, तो विद्युत ऋणात्मकता जो है बॉन्ड पेयर को, पिछले जिसको बॉन्ड पेयर के बारे में नहीं पता हो वो पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड पेयर क्या होता है और लोन पेयर क्या होता है। तो यानी कि विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, तो विद्युत ऋणात्मकता जो होता है यानी कि बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, खींचने या आकर्षित करने की क्षमता, यानी किसी परमाणु द्वारा बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींचने या आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब जो है बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, तो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, और साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता जिस परमाणु में ज़्यादा होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। अधातु के बारे में आप जानते होंगे कि अधातु में जो प्रवृत्ति पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का पाया जाता है, और धातु में प्रवृत्ति जो पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करने का। मतलब अधातुओं में बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींचने की क्षमता ज़्यादा होगी, जबकि धातुओं में क्या होगी, कम होगी। तो हम जो ये जो चारों लिखे हैं जो कि टॉप 4 मतलब टॉप 3 में आता है, टॉप 3 में, तो ये सब अधातु ही हैं। और इसकी विद्युत ऋणात्मकता तो हम बोले हैं एक नंबर पर फ्लोरीन आता है। एक नंबर पर फ्लोरीन आने का मतलब हुआ कि फ्लोरीन में बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींचने या आकर्षित करने की क्षमता जो होती है पूरे आवर्त सारणी में जितने भी तत्व उपस्थित हैं सबसे ज़्यादा होती है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है, तो फ्लोरीन। दूसरा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है, तो ऑक्सीजन। तीसरा कौन होता है, तो नाइट्रोजन। चौथा कौन होता है, तो क्लोरीन। या दोनों की विद्युत ऋणात्मकता लगभग क्या होती है, समान होती है। अब शेष जो भी तत्व बचते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता इन सभी तत्वों से क्या होगी, तो कम होगी। तो हम बताए हैं कि अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधिक और धातुओं की कम या बहुत कम कह सकते हैं, कम या बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि कारण है अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब जो है विद्युत ऋणात्मकता की आप लोग क्या किए हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता भी समझ गए नहीं। तो फ्लोरीन में बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन में बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन में, उसके बाद किस में होगा, तो क्लोरीन में होगा। तो यानी कि यहाँ पर ये जो बंधन बनेगा, चाहे अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बने चाहे ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बने, तो दोनों में सहसंयोजक लगा हुआ है, मतलब साझेदारी से बनने वाला ही बंधन है। अब साझेदारी से बनने वाला बंधन है तो इसमें यही विद्युत ऋणात्मकता जो है बताएगा कि कहाँ पर जो है अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनेगा और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनेगा। तो आप लोगों को दिमाग में कुछ कुछ आ रहा होगा कि जो यानी कि विद्युत ऋणात्मकता के कारण कैसे अध्रुवीय और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनते हैं नहीं। तो अब जो है हम लोग को यहाँ पर पहले देखते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन के बारे में हमको बताना होगा कि क्या होता है, और इसको जिसको भी नोट करना है नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सब है, इसी के आधार पर हम इसको क्या करने जा रहे हैं, तो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्योंकि इसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो क्लियर होगा। अब जो है यहाँ पर तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनेगा किसके बीच, तो दो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं, दो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं
ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच नहीं, तो अध्रुवीय किसके बीच बनता है? तो दो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच। और ध्रुवीय किसके बीच बनता है? तो दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच नहीं। तो पूछेगा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन किसको कहते हैं? तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि दो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजक बंधन को क्या कहते हैं? अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन किसको कहा जाएगा? तो दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजक बंधन को क्या कहते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। अब जो है इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अध्रुवीय बन जाता है और कैसे ध्रुवीय। तो यहाँ पर तो क्या होगा? तो दो लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाला, यानी कि दो समान या दो लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु लेना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, Cl2 का बनना। ये पिछले वीडियो में भी आप देखे थे कि कैसे बनता है। यहाँ पर दो क्लोरीन के परमाणु क्या करते हैं? तो दो क्लोरीन के परमाणु यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिए। अब देखिए दोनों क्या है? तो समान परमाणु है, ये भी क्लोरीन ये भी क्लोरीन, तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी? तो समान होगी। ऐसे हम लिख देते हैं फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3 और क्लोरीन का जो है 3 नहीं, और ब्रोमीन का 2.8 होता है, ये मान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों क्लोरीन परमाणु है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है? समान। तो दोनों में ये जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है इसी को बॉन्ड पेयर कहते हैं। दोनों में इस बॉन्ड पेयर को खींचने की जो क्षमता होगी वो क्या होगी? समान। यानी जितना आकर्षण बल लगा करके ये क्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता होगा, उतना ही आकर्षण बल लगा करके ये क्लोरीन भी इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ क्या करता होगा? खींचता होगा। तो दोनों तो इस पर समान पावर लगा रहा है, दोनों समान पावर लगा रहा है, तो ये जो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन है कहाँ रहेंगे? तो ठीक दोनों के बीच में रहेंगे। तो ठीक दोनों के बीच में रहेंगे मतलब ये साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी भी तरफ नहीं जा पाएंगे। तो हम इसको दिखाना चाहेंगे तो सिंपल इस तरह भी हम पिछले क्लास में देखे हैं, दिखा सकते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन ठीक दोनों क्लोरीन परमाणुओं के कहाँ पर होंगे? तो बीच में उपस्थित होंगे। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में H2 का बनना। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ होगा। अब दोनों समान परमाणु हैं तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता भी समान, मतलब दोनों में बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता भी क्या होगी? समान। यानी जितना आकर्षण बल लगा करके ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता होगा उतना ही ये लगा करके यानी बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता होगा। तो बॉन्ड पेयर जो है दोनों में से किसी भी परमाणु की तरफ नहीं जा करके ठीक कहाँ रह जाते होंगे? तो बीच में ही रह जाते होंगे। तो ठीक बीच में रह जाते होंगे, इसका मतलब दोनों में से किसी भी परमाणु की तरफ ये बॉन्ड पेयर नहीं गए। तो यहाँ पर सिंपली इसको इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा हमारा क्लियर यहाँ से होगा। कहाँ से होगा? तो यहाँ से क्लियर होगा। जैसे कि देखते हैं पहला में किसका? तो ये एग्जाम्पल इसका है HF का बनना। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1, फ्लोरीन के पास 7, ये भी एक साझेदारी में, ये भी एक साझेदारी में लगाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है पिछला लेक्चर जा करके देख लीजिए, यानी कि रासायनिक बंधन का लेक्चर 3, उसमें पूरा एक्सप्लेन करके ये बताया गया है। दोनों जो है सो क्या किया? तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा दिया। अब होता क्या है? तो दोनों तो साझेदारी में एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। लगाने के बाद इसको अपने तरीके से हम समझते हैं, नहीं सिंपल भाषा कि होता क्या है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तो हम लगाएंगे। यानी कि दोनों को ज़रूरत था तो दोनों शुरू में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिया, लेकिन बाद में जाकर के फ्लोरीन के मन में बेईमानी आ गया। कैसा बेईमानी आया? तो फ्लोरीन सोचता है कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा हो जाता तो हमको हाइड्रोजन को साथ में लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं होती। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता आप देख रहे हैं पूरे आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा,
यानी बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींचने की क्षमता फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। मतलब साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन जो है अब इस दोनों के ठीक बीच में नहीं रह के इधर चला जाएगा, तो फ्लोरीन की तरफ चला जाएगा। फ्लोरीन की तरफ चला जाएगा तो फ्लोरीन जो है साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, ले लिया। तो फ्लोरीन साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, तो इस पर क्या आवेश आएगा, तो इस पर जो है जो लेता है उस पर आप जानते होंगे माइनस चार्ज। तो इस पर जो है हल्का सा यानी डेल्टा माइनस, और इस पर चूंकि ये दे दिया है तो इस पर डेल्टा प्लस चार्ज। आप मैथ में पढ़े होंगे कि डेल्टा को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी डेल्टा को इस तरह दिखाया जाता है। और केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में डेल्टा को इस तरह क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो इसको भी डेल्टा ही पढ़ते हैं, इसको भी डेल्टा है। इसका प्रयोग प्रायः मैथ और फिजिक्स में किया जाता है, और इसका प्रयोग प्रायः केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों जगह करते हैं। तो इसको भी क्या करते हैं, डेल्टा। अब डेल्टा का मतलब होता क्या है, नहीं डेल्टा का मतलब होता क्या है, तो यानी कि डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो डेल्टा का मतलब होता है बहुत छोटा मान। बहुत छोटा मान, तो बहुत छोटा मान मतलब कितना छोटा मान। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी वाले थे उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका था, तो हाइड्रोजन का, नहीं हाइड्रोजन का। मतलब हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, लिया नहीं है, बस अपने तरफ क्या किया है, खींच लिया है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता तो इस पर प्लस एक चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेता तो माइनस एक चार्ज। अगर ये आधा इलेक्ट्रॉन देता तो आधा प्लस चार्ज इस पर, और इस पर आधा क्या आता, माइनस चार्ज। नहीं, अगर ये इलेक्ट्रॉन का 1/3 भाग ले लेता तो इस पर 1/3 प्लस, और इस पर 1/3 माइनस। अगर ये इलेक्ट्रॉन का 1/4 भाग ले लेता तो 1/4 प्लस, और इस पर 1/4 माइनस, नहीं 1/4 माइनस। ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पर न तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ना ही आधा दिया है, ना ही 1/3 दिया है, ना ही 1/4 इलेक्ट्रॉन दिया है। और फ्लोरीन ना ही एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ना ही आधा लिया है, ना ही 1/3 लिया है, ना ही 1/4 लिया है। सिर्फ बीच वाला इलेक्ट्रॉन किसके तरफ चला गया है, तो फ्लोरीन के तरफ, नहीं फ्लोरीन के तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का स्थान सिर्फ बदला है, सिर्फ बीच से किसके तरफ चला गया, तो फ्लोरीन के तरफ चला गया। तो ये आवेश जो होंगे प्लस और माइनस का, इन ये जो हम आवेश लिखे हैं इन आवेश से भी बहुत छोटा मान होगा। क्योंकि वास्तव में अगर यानी लेन देन होता, त्याग और ग्रहण होता, तो ये सब आवेश क्या होते, उत्पन्न होते। लेकिन वास्तव में लेन देन नहीं हुआ है, सिर्फ जो है साझेदारी वाले बॉन्ड पेयर का स्थान बदला है। तो ये मान जो होगा यानी धन आवेश और ऋण आवेश का, ये मान बहुत छोटा होगा। इसलिए इस छोटे से मान को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डेल्टा का। अब देखिए बॉन्ड पेयर बीच में था, बीच में से कहाँ चला गया, फ्लोरीन के तरफ। इसके कारण हुआ क्या, तो दोनों परमाणुओं पर आवेश का निर्माण हुआ। एक पर आंशिक धन आवेश और दूसरे पर आंशिक ऋण आवेश का निर्माण हुआ। तो इसका मतलब है कि इस पर धन आवेश मतलब धन ध्रुव बना, इस पर कौन सा बना, तो धन ध्रुव बना, नहीं धन ध्रुव। और इस पर ऋण आवेश तो मतलब इस पर ऋण ध्रुव का निर्माण हुआ, नहीं ऋण ध्रुव का निर्माण हुआ। मतलब ये जो HF अणु बना होगा, नहीं HF अणु बना होगा, उस अणु पर यानी कि क्या होगा, तो धन और ऋण दोनों आवेश होंगे। नहीं मतलब ये अणु जो होगा कैसा होगा, तो आवेश वाला होगा। कैसा होगा, आवेश वाला। कैसे, तो देख लेते हैं, इसको भी हम दिखा देते हैं आगे बढ़ा करके। अब इसको अगर हम दिखाएंगे बॉन्ड के माध्यम से, तो चूंकि दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड रखना पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड, जो कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोगों को। और इस पर क्या रखना पड़ेगा, तो इस पर आंशिक प्लस चार्ज और इस पर आंशिक माइनस चार्ज। और एक और चीज करना पड़ेगा, यहाँ पर एक सरल रेखा सीधा नहीं खींचेंगे, इस सरल रेखा में एगो तीर का चिन्ह फ्लोरीन के तरफ बढ़ा करके लिख देंगे। इससे पता चलेगा कि साझेदारी वाला दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचे हुए है या कौन अपने पास रखे हुए हैं, तो फ्लोरीन। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन को इस तरह क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। नहीं
तो ध्रुवीय मतलब हम बताए थे आवेश वाला नहीं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ था, साझेदारी हुआ था। लेकिन साझेदारी के बाद हुआ क्या कि साझेदारी वाले बॉन्ड पेयर क्लोरीन के तरफ चले गए और क्लोरीन के तरफ जाने के कारण दोनों परमाणुओं पर हल्का सा धन और ऋण आवेश का निर्माण हो गया। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। क्योंकि हम जाने हैं कि ध्रुव मतलब क्या होता है, आवेश। तो आवेश बन रहा है तो आवेश का निर्माण हो रहा है, तो आवेश का निर्माण होगा तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी भी हुआ और आवेश का भी निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ लेकिन बॉन्ड पेयर ठीक दोनों के बीच में रहने के कारण दोनों में से किसी भी परमाणु पर किसी भी तरह के कोई आवेश का निर्माण नहीं हुआ। दोनों में से किसी भी परमाणु पर किसी भी तरह के आवेश का निर्माण नहीं हुआ। तो नहीं होने के कारण इसको अध्रुवीय मतलब बिना आवेश वाला सहसंयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन दो प्रकार के, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। अध्रुवीय कहाँ बनेगा, तो दो समान या लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच। और ये अध्रुवीय मतलब बिना आवेश वाला कैसे होता है, ये बिना आवेश वाला कैसे होता है। तो ये बिना आवेश वाला किस कारण से होता है, इसको जानने के लिए समझेंगे। तो इसमें होता क्या है, तो साझेदारी वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड पेयर दोनों परमाणुओं के ठीक बीच में रह जाते हैं, जिसके कारण दोनों में से किसी भी परमाणु पर किसी भी तरह के कोई आवेश का निर्माण नहीं होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। और ये जो अणु बनता है इस अणु का नाम होता है अध्रुवीय अणु। यहाँ पर जो अणु बना है इस अणु को हम किस नाम से जानते हैं, अध्रुवीय अणु। और यहाँ पर जो ये अणु बनता है इस अणु को ध्रुवीय अणु कहते हैं। और इसमें कारण बताना होगा तो कहिएगा, यहाँ पर बॉन्ड पेयर अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के तरफ नहीं, यानी ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनता कैसे है, तो दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। उसके बाद होता क्या है, शुरू में तो साझेदारी हो जाता है, फिर अधिक विद्युत ऋणात्मक जो परमाणु होते हैं वो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेते हैं। अपने तरफ खींचने के कारण कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर हल्का सा धन आवेश और अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर हल्का सा ऋण आवेश का निर्माण हो जाता है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। मतलब ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन में साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में नहीं रह के किसके तरफ चला जाता है, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के तरफ। और जिसके तरफ जाएगा साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन उस पर आंशिक ऋण आवेश, और जिसके तरफ से जाएगा उस पर आंशिक किसका, तो धन आवेश का निर्माण होगा। अब जो है एक तो हम देखे हैं एग्जाम्पल, और थोड़ा इसी का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इधर हम दिखाते हैं, इसी का एग्जाम्पल हम लोग इधर देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि अब आप सभी में बता सकते हैं कि किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा। तो जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल सेकेंड में लेते हैं, हम देख रहे हैं ध्रुवीय का ही एग्जाम्पल, और ध्रुवीय का हम लोग देख चुके हैं। H2O लेते हैं। H2O में आप सीधा यानी कि HO और H देख रहे हैं, यहाँ पर किस पर धन आवेश और किस पर ऋण आवेश आएगा ये आपको बताना है। तो देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर है। मतलब ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, किसमें, तो पूरे आवर्त सारणी में। तो होगा क्या, तो साझेदारी वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके तरफ चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन के तरफ, नहीं ऑक्सीजन के तरफ। तो होगा क्या, यहाँ पर तो इसको आगे अगर दिखाएंगे तो OHO और यहाँ पर H और यहाँ तीर का चिन्ह इधर के तरफ दिखाएंगे, और इस दोनों पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, इस पर भी प्लस चार्ज और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनेगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, तो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु नहीं। उसी तरह यानी तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं NH3 में तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, तो दोनों के बीच के साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, तो प्लस चार्ज, इस पर भी क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, इस पर भी क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या बन रहा है, तो ध्रुवीय है। उसी तरह यानी कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं चौथा में, जैसे कि HCl है। HCl में ध्रुवीय होगा कि नहीं होगा,
तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन, नहीं हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ पर भी तीर का चिन्ह ऐसे करके दिखा देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखेंगे तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक। क्लोरीन क्या करेगा, तो साझेदारी वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींच लेगा। तीर का चिन्ह उसी के तरफ दिखाएंगे कि साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में नहीं रख के किसके तरफ है, तो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में नहीं रख के क्लोरीन के तरफ है, तो क्लोरीन पर आएगा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो आप अगर इतना देख लिए हैं तो इतना देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है और किस पर प्लस चार्ज आएगा और किस पर माइनस चार्ज आएगा। और इस चारों को यदि आप याद रखते हैं तो याद रखने के बाद और क्लियर हो जाएगा कि यानी कि हम किस पर प्लस देंगे और किस पर क्या देंगे, माइनस देंगे। तो अध्रुवीय बनेगा तो समान, और ध्रुवीय बनेगा तो असमान परमाणु के बीच, नहीं, और समान मतलब समान विद्युत ऋणात्मकता, और असमान मतलब असमान या भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु के बीच ध्रुवीय बनेगा। तो इसी तरह क्या होते हैं, तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन बनते हैं। उसके बाद एक और है इसी से रिलेटेड टर्म जिसको कि हम लोग जानेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जो है हम लोग हाइड्रोजन बंधन करते हैं। सेम इसी के तरह का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम यहीं पर जान लेते हैं कि हाइड्रोजन बंधन होता क्या है, नहीं हाइड्रोजन बंधन होता क्या है। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो हाइड्रोजन बंधन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे, तो ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन पर ही आधारित है, नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन परमाणु जब किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक, हाइड्रोजन परमाणु जब अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ता है तब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो है, नहीं ये हाइड्रोजन जो है एक नया बंधन बनाने का प्रयास करता है दूसरे परमाणु के साथ। तो वही दूसरे परमाणु के साथ ये हाइड्रोजन जो नया बंधन बनाने का प्रयास करता है वही बंधन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंधन। तो हम ये बात बोले हैं, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। इसको सिंपली इस तरह समझते हैं कि हाइड्रोजन बंधन होता क्या है, नहीं यानी कि हुआ था क्या, तो हुआ था यहाँ पर कि हुआ था यहाँ पर कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन HF का परिणामी हम देखते हैं, HF का परिणामी हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों जो है शुरू में क्या करते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके और सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ जाते हैं, नहीं। लेकिन हम बताए हैं कि दो भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु जब ये जुड़ेंगे तो यहाँ पर जो बीच में बॉन्ड पेयर उपस्थित है उसका स्थान क्या होगा, बदल जाएगा। कैसे स्थान बदलेगा, तो जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है उसके तरफ साझेदारी वाला या बॉन्ड पेयर जो है, साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर जो है उसके तरफ चला जाएगा, नहीं उसके तरफ चला जाएगा। अब इसको इस तरह समझते हैं, नहीं कि हाइड्रोजन बंधन बनता कैसे। जैसे दो दोस्त ने मिल करके 200 रुपये का कोई किताब था, दो दोस्त थे, एक ए और दूसरा बी, दोनों ने एक 100 रुपया लगा करके उस किताब को साझेदारी में क्या किया, खरीदा। दोनों ने मिलकर के 100 रुपया लगा के उस किताब को साझेदारी में खरीदा। साझेदारी में खरीदने के बाद हुआ क्या, तो मान लीजिए बी जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक कहने का मतलब हुआ कि बी थोड़ा तेज दिमाग का है और बदमाश भी। शुरू में तो दोनों ने क्या किया, तो साझेदारी में किताब खरीद लिया, लेकिन किताब जब घर पे लेके आया यानी कि रूम पर जब लेके आया तो बी जो है सो तेज दिमाग का तो था ही, साथ साथ बदमाश भी था। जो किताब खरीद के लाया वो किताब ए को कभी देता ही नहीं था पढ़ने के लिए। जब भी ए मांगता था तो बी उसको क्या करता था, डांट देता था कि नहीं देंगे तुमको किताब पढ़ने के लिए। इसी तरह जो है यानी कि कई दिन, कई सप्ताह बीत गए, कई महीना बीत गया,
ए देखा कि बी हमको कितनों मांगते हैं किताब तो पढ़ने के लिए देता ही नहीं है, जबकि ये जो किताब खरीदा हुआ है हम दोनों के किस में, साझेदारी में खरीदा हुआ है, यानी कि बी ही हमेशा उस किताब को अपने पास क्या करता था, रखता था। तो अब ए करे तो क्या करे, क्योंकि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, नहीं, यानी कि ये केमिस्ट्री का बुक किसका, तो एनसीईआरटी का था और क्लास 11 का था। अब ये करे तो क्या करे, इसको भी ज़रूरत है किताब का। तो ये दोनों जहाँ पर रहते थे वहाँ पर मान लीजिए एक लॉज था, उस लॉज में कई रूम थे, 2 3 4 5 बहुत सारे, सभी रूम में 2 2 लड़के एक साथ रहते थे, ठीक है। इसमें कौन रहता था, तो इसमें जो है बी रहता था और ए रहता था, ठीक है, बी और ए रहता था। और किताब कौन अपने पास हमेशा रखता था, तो बी रखता था, नहीं। अब ये सोचा कि ये तो हमको बी दे नहीं रहा है किताब पढ़ने के लिए, जबकि किताब हम साझेदारी में खरीदे हैं, तो करें तो क्या करें। तो ये अपने आसपास वाले रूम के लड़कों से बात करता है, इस बात को नहीं बताता है कि जो उसने, यानी कि मेरा किताब साझेदारी में खरीदा हुआ था रख लिया। ये अगल बगल वाले लड़के से इसलिए बताता है कि किसी के पास केमिस्ट्री का क्लास 11 का बुक है कि नहीं। अगल बगल के लड़कों से जब बातचीत करता है तो ठीक इसके बगल में एक लड़का था सी, उसके बारे में पता चलता है कि इसके पास जो है, नहीं, इसके पास जो है क्या है, तो क्लास 11 के केमिस्ट्री का बुक है। अब ये इससे बातचीत बढ़ाना शुरू कर देता है, दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देता है। तो क्यों, तो आप समझ रहे होंगे कि इसको ज़रूरत है केमिस्ट्री के क्लास 11 के बुक का, तो इससे दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देता है। और एक दिन बोलता भी है कि तुम्हारे पास केमिस्ट्री का 11 का बुक है, तो ये बोलता है हाँ है, तो तुम हमको देगा पढ़ने के लिए, तो बोलता है हाँ, तुमको जब ज़रूरत होगा तब ले लेना हमसे पढ़ने के लिए। तो ए का बी के साथ तो संबंध बना हुआ है, ए का बी के साथ क्या है, संबंध बना हुआ है, लेकिन ये एक नया संबंध किसके साथ बनाना चाह रहा है, तो सी के साथ। तो ए सी के साथ जो नया संबंध बनाना चाह रहा है, इन मजबूरियों के कारण यही नया संबंध या नया बंधन जो है क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंधन। क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंधन। तो हाइड्रोजन बंधन होता क्या है, समझ में आ गया होगा कि जब भी हाइड्रोजन किसी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ेगा तो उसका दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, तो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु। तब वो क्या करेगा, तो अपने आसपास के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन के लिए संबंध बनाना शुरू कर देगा, नहीं, दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देगा। तो अपने आसपास के परमाणुओं के साथ जो नया संबंध बनाना शुरू करता है, वही नया संबंध जो है किस नाम से जाना जाता है, तो हाइड्रोजन बंधन के नाम से जाना जाता है, नहीं। तो हाइड्रोजन बंधन समझ में आ गया होगा। तो अब जो है थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन जब समझ गए हैं तो थोड़ा सा इसके लिए कुछ कंडीशन भी होता है। हाइड्रोजन बंधन के लिए क्या शर्त होता है, किन शर्तों पर ये बॉन्ड बन सकता है, नहीं, किन शर्तों पर ये बॉन्ड बन सकता है। तो इसके लिए शर्त होता है, कंडीशन होता है, नहीं, कंडीशन किसके लिए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए शर्त है, हाइड्रोजन को हमेशा उच्च विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ना चाहिए, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ना चाहिए। तो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक या उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए, तो मान लीजिए हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ जाए और वो उसका दोनों इलेक्ट्रॉन छीनेगा ही नहीं, उसका दोनों इलेक्ट्रॉन लेवे नहीं करेगा, तो ये किसी दूसरे के साथ नया बंधन बनाने का प्रयास करेगा, तो नहीं करेगा। इसलिए हाइड्रोजन को हमेशा उच्च विद्युत ऋणात्मक या अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। क्योंकि जब हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ेगा तो ये साझेदारी वाला दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, तो जो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। तो हाइड्रोजन अपने आप को ठगा ठगा महसूस करेगा, तो अपने आसपास देखना शुरू करेगा कि कोई ऐसा परमाणु है हमारे आसपास जो हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे वो लड़का क्या कर रहा था, तो अपने आसपास वाले रूम में चेक कर रहा था कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमको क्या करे, बुक दे दे। तो जैसे वो लड़का अगल बगल के लड़कों के साथ संबंध या दोस्ती बढ़ाना शुरू किया, उसी तरह हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अगल बगल वाले परमाणुओं के साथ संबंध या दोस्ती बढ़ाना शुरू करता है। और यही संबंध या दोस्ती किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन बंधन के नाम से, नहीं। तो हाइड्रोजन को जब भी जुड़ना होगा हाइड्रोजन बंधन बनाने के लिए तो अत्यधिक या उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ, तभी हाइड्रोजन बंधन बन सकता है।
और यहाँ पर एग्जाम्पल में कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि केवल यही तीनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, केवल इसी तीनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी ये जो है हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। नहीं तो यही तीन वैसे परमाणु है जिसके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो किसका निर्माण हो सकता है, तो हाइड्रोजन बंधन का। दूसरा कंडीशन क्या है, तो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु का आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए फ्लोरीन का परमाणु भी मात्र 2 कक्षा वाला, ऑक्सीजन का परमाणु भी मात्र 2 कक्षा वाला और नाइट्रोजन का परमाणु भी मात्र 2 कक्षा वाला। तो यही ऐसे हैं जो क्या है, तो केवल 2 कक्षे वाले यानी कि छोटे आकार के परमाणु हैं। बाकी अगर हम क्लोरीन ले लेंगे, ब्रोमीन ले लेंगे, आयोडीन ले लेंगे, तो ये सब परमाणु बहुत बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं। तो जब ये आकार बड़ा होगा तो उसमें हाइड्रोजन बंधन बनाने की क्षमता नहीं होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा लेकिन बीच से थोड़ा सा, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए H और F के बीच साझेदारी हुआ, ठीक है, और H और O के बीच साझेदारी हुआ, और H और N के बीच साझेदारी हुआ, और H और Cl के बीच साझेदारी हुआ, नहीं Cl के बीच शुरू में साझेदारी वाले ठीक दोनों के बीच में, यहाँ भी शुरू में साझेदारी वाले ठीक दोनों के बीच में, यहाँ पर भी शुरू में साझेदारी वाले ठीक दोनों के कहाँ होंगे, बीच में, और यहाँ पर भी साझेदारी वाले ठीक दोनों के बीच में। अब इस साझेदारी वाले को बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में, तो क्लोरीन को। तो क्लोरीन खींच करके अपने बहुत नज़दीक ले आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन यानी कि फ्लोरीन से कम विद्युत ऋणात्मक है, तो जितना फ्लोरीन नज़दीक लाएगा उतना नज़दीक ऑक्सीजन नहीं ला पाएगा, उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी कम नज़दीक लाएगा, और क्लोरीन तो ऑक्सीजन से भी क्या होगा, बहुत कम नज़दीक लाएगा। यानी कि पता नहीं चल रहा है कि बीच से घसता है कि नहीं घसता है, हाँ थोड़ा सा यानी कि क्लोरीन की तरफ गया है लेकिन ज़्यादा नहीं गया है। तो आप देख रहे हैं कि बॉन्ड पेयर सबसे नज़दीक किसके गया, तो फ्लोरीन के, यानी बीच से सबसे ज़्यादा नज़दीक फ्लोरीन के, उससे थोड़ा कम ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन के बहुत नज़दीक नहीं जा पाया, नहीं, और नाइट्रोजन के तो ऑक्सीजन से भी कम, और क्लोरीन के तो नाइट्रोजन से भी कम। तो चूँकि यही तीनों जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मकता और आकार छोटा होने के कारण हाइड्रोजन बंधन बना सकते हैं, बाकी जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। अगर आपसे पूछ दे ऑप्शन में कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है, और ऑप्शन ए में दे दे नाइट्रोजन, बी में दे दे ऑक्सीजन, सी में दे दे फ्लोरीन और डी में दे दे क्लोरीन, तो हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। तो ये तो करता है, ये भी करता है, लेकिन ये हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है, नहीं मतलब क्लोरीन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कंडीशन तो हम लोग जान ही लिए कि हाइड्रोजन बंधन हमेशा कौन बनाएगा, तो यही तीनों बनाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों की विद्युत ऋणात्मकता उच्च और आकार क्या होता है, छोटा, इसके अलावा कोई नहीं बनाएगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन बंधन जो होता है ये कमजोर बंध होता है, नहीं कमजोर बंध यानी कि बहुत ही कमजोर, वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड कितना वीक होता है, तो यानी कि इसकी बंधन ऊर्जा जो होती है 3 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल, नहीं मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मात्र हमको 3 से 10 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, नहीं 3 से 10 किलो कैलोरी, जबकि सामान्य सहसंयोजक बंधन को तोड़ने के लिए हमको 50 से 100 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होगी, नहीं कह सकते हैं 10 या 15 गुना ज़्यादा यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नहीं, और 10 या 15 गुना कम यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये हाइड्रोजन बंधन जो होता है बहुत कमज़ोर बंधन होता है, यानी कि वीक बॉन्ड होता है,
और सामान्य सहसंयोजक बंधन जो होते हैं उसकी ऊर्जा कम से कम अगर होगी भी तो 50 होगी, नहीं तो 50 से 100 किलो कैलोरी प्रति मोल तक, जबकि इसका 3 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल तक होता है। ठीक है, अब जो है ये भी हम लोग समझ गए, कंडीशन भी हम लोग जान गए। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बंधन की शक्ति का क्रम, यानी कि किसमें सबसे अधिक मजबूत हाइड्रोजन बंधन बनेगा, किसमें सबसे अधिक मजबूत हाइड्रोजन बंधन बनेगा। तो सबसे अधिक जो बनेगा वो HF में, यानी HF का अधिक होता है HO से और HO का अधिक होता है HN से, यही क्रम होता है। नहीं, यानी सबसे अधिक जो हाइड्रोजन बंधन बनेगा वो HF में, नहीं उसके बाद HO में, उसके बाद HN में, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो बना हाइड्रोजन बंधन होगा वो सबसे अधिक मजबूत, उससे कम मजबूत या उससे कमजोर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला, और सबसे कमजोर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वाला। एक और चीज़ समझना था कि सामान्य सहसंयोजक बंधन को सामान्य सहसंयोजक बंधन को क्या करते हैं, तो एक सरल रेखा खींच करके व्यक्त करते हैं, एक सरल रेखा खींच करके व्यक्त करते हैं। जबकि जो है इस हाइड्रोजन बंधन को जो है यानी कि सरल रेखा खींच करके नहीं, डॉट 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 द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि ये कमजोर बंधन होता है और ये मजबूत बंधन होता है। तो हाइड्रोजन बंधन कहीं भी व्यक्त किया जाएगा तो वो डॉट 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 द्वारा। अब जो है आगे हम लोग को समझना है हाइड्रोजन बंधन के प्रकार। तो हाइड्रोजन बंधन के प्रकार को हम लोग समझते हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोजन बंधन जो है यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतराण्विक और एक होता है अंतर अणुक। नहीं, तो हाइड्रोजन बंधन 2 प्रकार के कौन कौन, तो एक बोले हैं हम अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक होता है आंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं, इसको इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बॉन्डिंग, और इसको इंट्रा मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बंधन तो हम लोग समझ गए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, सिंपली है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब कोई छीन लेगा तो हाइड्रोजन क्या करता है, तो कोनो दूसरे परमाणु से चक्कर चलाना शुरू कर देता है। तो दूसरे परमाणु से चक्कर चलाना शुरू कर देता है, संबंध बनाना शुरू कर देता है। तो वही जो नया परमाणु के साथ हाइड्रोजन संबंध बनाना शुरू कर दिया, वही नया संबंध या नया चक्कर जो है किस नाम से जाना जाता है, तो हाइड्रोजन बंधन के नाम से जाना जाता है। नहीं, अब ये होते कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के, अंतराण्विक और एक आंतर अणुक। इसको इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए यानी कि हम पढ़ा रहे हैं और हमारे क्लास में जो है सो अभी मान लीजिए 50 बच्चे हैं, और 50 बच्चे यानी कि क्लास में हम बच्चे को बोलते हैं कि सभी जो है सो हाथ जोड़ो, सभी जो है सो क्या करो, हाथ जोड़ो। तो क्या हुआ कि बेंच पर यानी कि मान लीजिए 5-5 बच्चे एक बेंच और डेस्क पर क्या है, बैठे हुए हैं 5-5 बच्चे, यानी कि सभी बेंच पर जो 5-5 बच्चे बैठे हुए हैं सभी खड़ा हो गए, और खड़ा होकर के आपस में हाथ को इस तरह क्या किए, जोड़ लिए, आपस में हाथ को इस तरह क्या कर लिए, जोड़ लिए। लेकिन एक बेंच पर एक लड़का ऐसा था जो बोला हम इस तरह हाथ नहीं जोड़ेंगे। सर बोले हैं हाथ जोड़ने के लिए, तो हम जो है आपस में ही अपना दोनों हाथ क्या करते हैं, जोड़ लेते, नहीं जोड़ लेते। तो देखते हैं कि जब एक लड़का, फिर जो है दूसरा लड़का, फिर जो है तीसरा लड़का, फिर जो है चौथा लड़का, फिर जो है सो 5वां लड़का, इसी तरह बहुत सारा होगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारा होगा। और एक लड़का ऐसा भी था जिसने क्या किया, तो जिसने अपना ही दोनों हाथ आपस में जोड़ लिया। नहीं, और ये सब देखिए अलग अलग लड़कों के साथ आपस में हाथ जोड़ करके क्या हो गए, खड़ा हो गए। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर एक गो है। तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन किसको कहते हैं, तो
एक से अधिक अणुओं के बीच, एक से अधिक अणुओं ये समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, नहीं समान भी भिन्न भी, अणुओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहते हैं? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन। नहीं तो एक से अधिक अणुओं के बीच जब हाइड्रोजन बंधन बनेगा तो उसको अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन नहीं। और एक ही अणु में बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड को आंतराणुक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या था? तो एक से अधिक लड़का जो है मिलकर के आपस में अपना हाथ जोड़ा था, तो ये अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन। और यहाँ तो एक से अधिक अणुओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बंधन को हमने देखा कि क्या कहते हैं? तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन। और एक से अधिक अणु मतलब समान या भिन्न भी हो सकता है। और एक ही अणु में जब हाइड्रोजन बंधन बनेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन कहते हैं, यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो है ये तो हम देखे ही हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किसको हम अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन और किसको अंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन। ये तो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम समझ गए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जिसको भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है HF। HF में कैसे बनेगा? तो हम बताए थे कि जो हाइड्रोजन को हमेशा अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कोई छीन लेगा तभी ये हाइड्रोजन बंधन बनेगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन यहाँ छीन लिया? तो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश। तो ये हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा? तो अपने अगल बगल वाले परमाणुओं के साथ नया संबंध स्थापित करना चाहेगा। तो यहाँ पर जो नया संबंध बनाना चाहेगा उस नए संबंध को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंधन। और इसको हम जो है सो एक सरल रेखा द्वारा नहीं व्यक्त कर करके डॉट 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 द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन का एक HF का अणु, दूसरा HF का अणु ये है, तीसरा HF का अणु ये है और चौथा HF का अणु ये है। इसी तरह बहुत सारा अणु होगा, क्योंकि अणुओं की जो गिनती होगी वो मोल में होगी। ठीक है, तो बहुत सारा अणु सब यहाँ पर आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। अब हाइड्रोजन जो है देख रहा है अपने पास किसको? फ्लोरीन को, जिसके पास बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उसको नजर आ रहा होगा, क्योंकि 6 को तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा और 2 को साझेदारी वाला वही अपने तरफ ये खींचे हुए होगा। तो हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ एक नया बंधन बनाने का प्रयास करता है। यहाँ भी हाइड्रोजन एक नया बंधन बनाता है, यहाँ भी हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ एक नया बंधन बनाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यही नया बंधन किस नाम से? हाइड्रोजन बंधन के नाम से। अब यहाँ पर देखिए एक से अधिक अणु है, एक अणु के बीच तो बन नहीं रहा है, एक से अधिक अणुओं के बीच बन रहा है। तो जब ये एक से अधिक अणुओं के बीच बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन। दूसरा हम H2O में देखेंगे कैसे होता है। नहीं, H2O में यानी कि OH और H, इस पर प्लस प्लस और इस पर माइनस। ये माइनस कैसे बनता है? ये हम यानी कि आज ही के क्लास में देखे हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, वहाँ से हमको पता है। अब जो है दूसरा जल का अणु यहाँ पर आता है, फिर तीसरा जल का अणु यहाँ पर आता है, फिर चौथा जल का अणु यहाँ पर आता है। ठीक है, अब जो है इनके बीच कैसे हाइड्रोजन बंधन बनता है? तो हाइड्रोजन अपने आसपास बंधन बनाने का प्रयास करेगा, कौन सा? तो हाइड्रोजन बंधन। और ये हाइड्रोजन तो इसके नज़दीक में ऑक्सीजन पड़ जाता है, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये एक अतिरिक्त बंधन बनाने का प्रयास करता है। ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ एक अतिरिक्त बंधन, ये हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ एक अतिरिक्त बंधन। तो यही अतिरिक्त बंधन जो बन रहा है वही हाइड्रोजन बंधन है। और चूंकि ये एक से अधिक अणुओं के बीच बन रहा है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन। और अंतर अणुक, तो अंतर अणुक का भी एग्जाम्पल देख करके क्लियर कर लेते हैं। तो ये जब भी बनेगा तो एक ही अणु में बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। अब जो है एक ही अणु, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो इसका एग्जाम्पल होता है ऑर्थो नाइट्रो और फिनोल। ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि संरचना सूत्र ही देखेंगे।
बेंजीन रिंग में जब नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर हो। ऑर्थो पोजीशन किसको कहते हैं? तो बेंजीन रिंग में जब पोजीशन 1-2 होता है तब उसको ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है, नहीं। और 1-3 तो मेटा, और 1-4 तो पैरा। तो ऑर्थो जो है पोजीशन का नाम है, नहीं कि कोई समूह जब 1-2 स्थान पर रहता है तब ऑर्थो लगाया जाता है सब प्रीफिक्स, और जब 1-3 पर तो मेटा, 1-4 पर तब पैरा। ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, तो पोजीशन क्या है समूह का? तो 2 समूह है, एक NO2 और दूसरा क्या है OH। तो पोजीशन दोनों का 1-2 इसलिए ऑर्थो। और नाइट्रो फिनॉल, फिनॉल तो बेंजीन रिंग के साथ जब OH जुड़ा हुआ रहता है तो उस रिंग को किस नाम से जानते हैं? तो फिनॉल के नाम से जानते हैं, नहीं फिनॉल के नाम से। अब इसके संरचना के माध्यम से समझेंगे कि कैसे इसमें हाइड्रोजन बंधन बना होगा। तो यहाँ बनाते हैं फिर इस फिगर को नहीं बना दिए। यहाँ पर N, ठीक है, N डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पर कौन है? तो O और किसको? तो H को, नहीं। तो ये ऊपर में किसको दिखा दिए हम? तो NO2 को। NO2 में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा, और OH में O और H के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है, दिखा दिए। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया होगा? ऑक्सीजन के पास। तो ये अपने आसपास क्या करना शुरू कर देगा? तो एक नया बंधन बनाना शुरू कर देगा। तो अपने आसपास नज़र दौड़ाता है तो देखता है उसके आसपास कौन नज़र आ रहा है? तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, तो इसी ऑक्सीजन के साथ एक नया बंधन बनाता है, और उस नए बंधन को हम किस नाम से जानते हैं? या अतिरिक्त बंधन को किस नाम से जानते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर समझना है थोड़ा सा, ठीक है, इसमें अंतराण्विक, यानी कि इस अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के कारण क्या होता है? तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के कारण अणुओं का एसोसिएशन होता है, यानी कि अणुओं के समूह का निर्माण होता है, नहीं। यानी कि पहले अलग अलग अणु थे, नहीं, HF का अणु अलग, HF का अणु अलग, HF का अणु अलग, HF का अणु अलग। यानी कि मान लीजिए ये बर्तन है, तो इस बर्तन में ये एक HF का अणु, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि ये सब किसके अणु हैं? तो HF के अणु सब हैं। लेकिन ये अणु सब देख रहे हैं आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग है। लेकिन जब भी ये इनके बीच हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है तो इनके बीच जो है अणुओं का समूह बनना शुरू हो जाता है। अणुओं का क्या होता है? समूह बनना शुरू हो जाता है। तो अणुओं का जो ये समूह बनना शुरू हो जाता है, यानी सभी अणु आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। सभी अणु आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो अणुओं के जो समूह का निर्माण होता है किसके कारण? तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के कारण, नहीं। और एसोसिएशन के कारण अणुओं के समूह का निर्माण होता है, नहीं। और इसी अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के कारण जो है एक और चीज़ होता है कि अगर ये अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता तो जल जो है कभी भी बर्फ के रूप में परिवर्तित नहीं होता, यानी कि वाटर जो आइस के रूप में बदलता है वो किसके कारण? तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के द्वारा अणुओं के समूह बनने के कारण, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन के कारण अणुओं के समूह बनने के कारण जल जो है किस रूप में बदल जाता है? तो बर्फ के रूप में, यानी कि आइस के रूप में बदल जाता है। तो कोई भी ठोस, कोई भी गैस या कोई भी द्रव है, कोई भी गैस या द्रव है, अगर वो ठोस में बदल रहा है, नहीं ठोस में बदल रहा है, तो वहाँ पर एक ही कारण हो सकता है, क्या? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तभी ये वो ठोस में क्या हो सकता है? बदल सकता है, ठीक है। तो जल का बर्फ में बदलने का कारण कौन सा है? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन, क्योंकि इसके कारण हुआ क्या? तो अणुओं का एसोसिएशन हुआ है, यानी अणु आपस में जुड़ करके समूह में बदल गए, और इसी समूह के कारण जल किस में बदल गया? तो बर्फ में बदल गया। और आंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन के कारण क्या होता है? तो आंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन के कारण कीलेशन या रिंग का निर्माण होता है, नहीं, कीलेशन या रिंग का निर्माण होता है। रिंग मतलब क्या होता है? तो चारों तरफ से बंद संरचना, नहीं, यानी कि चारों तरफ से बंद संरचना है। जैसे कि आप पढ़े होंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो ये सब, या बेंजीन, ये सब क्या है? तो चारों तरफ से बंद संरचना है। चारों तरफ से क्या है? बंद संरचना है। तो चारों तरफ से बंद संरचनाओं का जो निर्माण होता है किसके कारण होता है? तो यही आंतर अणुक हाइड्रोजन बंधन के कारण। और
3 या 4 परमाणुओं का ये जो रिंग है नहीं बनेगा। नहीं, रिंग जब भी बनेगा तो 5 से 6 परमाणुओं का रिंग बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितने का बना रिंग? तो 6 का। यानी हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण पहले ये रिंग नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण अब ये रिंग में यानी बंध संरचना वाले यौगिक में क्या हो गया? बदल गया। और बंध संरचना वाले यौगिक में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? तो 6। तो कम से कम 5 या 6 का ही बंध चेन चारों तरफ से बनेगा, 3 से 4 वाला नहीं बनेगा। तो इतना ही कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।